ये देखो पेज 26 पे IC 04 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 8 वन ऑब्लिक मोर चॉइस करते हैं। तो सबसे पहले देखो सेकंड क्वेश्चन ऐसे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द गैस फेज रिएक्शन C2H4 प्लस हाइड्रोजन गिव्स इथेन गैस फेज रिएक्शन बोल दिया, मतलब ऑल आर गैसेस, तो इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी नहीं। डेल्टा H दिया हुआ है -32.7 किलो कैलोरी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन carried out in a vessel. The equilibrium concentration of C2H4 can be increased by, हमें किसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है? C2H4 का। C2H4 का कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या? कौन सी रिएक्शन फेवर करनी है? बैकवर्ड। C2H4 प्लस हाइड्रोजन गिव C2H6। तो अगर मुझे ये अमाउंट बढ़ाना है तो मुझे क्या फेवर करना है? बैकवर्ड रिएक्शन। तो want to favor anything which favors backward reaction will be your answer. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन फेवर करती है? एंडोथर्मिक। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज फेवर्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, जहाँ हीट एब्जॉर्ब होता है। हमने टेम्परेचर बढ़ा के एक्चुअली सिस्टम में हीट को बढ़ाया, तो सिस्टम उस तरह से शिफ्ट होगा कि वो उसको कंपेंसेट करे, रिलीव करे, तो वो वहाँ जाएगा जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, तो फेवर्स एंडोथर्मिक। यहाँ पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है? हियर एंडोथर्मिक डायरेक्शन इज बैकवर्ड टू फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है। तो ये हमारा आंसर है, हम यही चाहते हैं, है ना। अच्छा, बैकवर्ड जब फेवर होती है टेम्परेचर चेंज होने पे, यानी K की वैल्यू डिक्रीज होगी। अभी पूछा नहीं है, पर कोई पूछे K क्या होगा, K न्यूमेरिकली चेंज होगा, और यहाँ पे K क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि बैकवर्ड फेवर हुआ तो डिक्रीज होगा, फॉरवर्ड होने पे इंक्रीज होगा। K डिक्रीजेस, ये पूछा नहीं है, पर KC तो पहला तो आंसर ए इज करेक्ट, हमारा पर्पस सर्व हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज करना, डिक्रीजिंग प्रेशर क्या करता है? केसी को तो नहीं बदलता है, लेकिन रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन फेवर करता है? डिक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स द डायरेक्शन वेयर ग्रेटर नंबर ऑफ गैस मोल्स आती है। आइदर वॉल्यूम इंक्रीज करने पे या प्रेशर डिक्रीज करने पे
टेम्परेचर को सेम रखते हुए KPKC डजंट चेंज बट रिएक्शन फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ गैस मोल, जो कि इस डायरेक्शन में कौन सा बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक है यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि गैस फेज बोलते हैं मतलब ऑल आर गैसेस। तो डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द रिएक्शन in the direction of greater gaseous mole, जो कि इस केस में क्या है बैकवर्ड, हैंस करेक्ट। ठीक है, सी, ये भी आंसर सही है। रिमूविंग सम हाइड्रोजन, रिमूविंग हाइड्रोजन मतलब आप रिएक्टेंट को रिमूव, ये यहाँ पे रिएक्टेंट है ये, और रिएक्टेंट है जो कि एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व भी होगा। तो आप रिएक्टेंट को हटा रहे हो तो क्या होता है, आपने रिएक्टेंट को हटाया तो आपने इसको कम किया, तो रिलीव करने के लिए इसी का बनना जरूरी है, यानी बैकवर्ड। फिर QC के टर्म में क्या होगा, रिएक्टेंट हटाया कम किया, तो रिएक्टेंट ऐसा जो नीचे है Q की वैल्यू बढ़ जाएगी, बैकवर्ड फेवर्स बैकवर्ड। ये भी हमारा आंसर हो गया कि ये हम चाहते हैं, हैंस करेक्ट। एडिंग सम C2H6, C2H6 क्या प्रोडक्ट जो कि एक्सप्रेशन में अपीयर हो रहा है, एक्सप्रेशन का कैसा होगा C2H6 बाई C2H4 बाई हाइड्रोजन। तो ये बढ़ाया तो वैल्यू बढ़ गई मोमेंटली, हेंस चारों ही आंसर है। अच्छा, एडिंग इनर्ट गैस, अगर बोले एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब क्या होगा, नो इफेक्ट। एट कांस्टेंट प्रेशर फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर गैसेस। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करने पे KPKC अनचेंज बट रिएक्शन फेवर्स इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर गैसेस। तो ग्रेटर गैसेस बोल यहाँ पे क्या है, किधर है, बैकवर्ड फेवर्स द डायरेक्शन, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ग्रेटर गैसेस जो कि इस केस में बैकवर्ड है, तो ये भी करेक्ट हो गया ना, ऐसा होता है। कैटलिस्ट को ऐड करने पे क्या होगा, कैटलिस्ट को ऐड करने पे नो इफेक्ट ऑन KPKC नीदर ऑन कंसंट्रेशंस, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर डिक्रीज या वॉल्यूम इंक्रीज एक ही बात है, इंक्रीज प्रेशर या डिक्रीज वॉल्यूम एक ही बात है। तो ये हो गया आंसर, यहाँ पे ABC सभी आंसर समझे। 3 क्वेश्चन नंबर 3 करो। कौन सा समझा तो पूरा पिछले क्लास में था, उसको डिस्कस किया था, लेकिन बाकी ऐसे देखो
मतलब स्टेटमेंट हमें याद रहेगा तो ये का स्टेटमेंट ये है। बाकी ऐसे देखो, मान लो ऐसा कुछ है, टू बी आपके ये इक्विलिब्रियम पे मान ले ए और बी मोल है, कांस्टेंट वॉल्यूम वी है, तो के सी होगा बी स्क्वायर बाई ए वी, ऐसा हो गया। अब मैंने क्या किया, इनर्ट गैस, सपोज करो इनर्ट गैस सी है, ऐड किया तो उसके सी मोल्स ऐड किए, पर प्रेशर कांस्टेंट रखा। मतलब वही एक बहुत लाइट पिस्टन है जो कि अपने आप मूव करेगा टू मेंटेन द आउटसाइड प्रेशर सेम, वॉल्यूम कैन चेंज। तो अब क्या होगा, प्रेशर सेम रखा है तो इसके अंदर इस वाले को अगर, अच्छा इस वाले को हमें केसी से देखने में इतना समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे देखना बेटर रहेगा केपी से देख भाई। बाकी तो देखो प्रेशर ऐसे सोचो, आपने सी मोल सेट किए, प्रेशर सेम रहना है, प्रेशर सेम रहना है मतलब टेम्परेचर सेम है, गैस के मोल बढ़ा दिया आपने, प्रेशर सेम चाहते हो तो वॉल्यूम को बढ़ना ही पड़ेगा। सोचो वॉल्यूम बढ़ा मतलब वैल्यू क्या होगी, कम हो गई मोमेंटली, तो कहाँ जाएगा, इधर फॉरवर्ड, कम होने पे फॉरवर्ड। क्यूसी कम होता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड, क्यूसी बढ़ता है तो कैसे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड हो गया। पर यहीं पे अगर रिएक्शन ऐसी होती, यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड इशू नहीं है, इधर फॉरवर्ड गया, पर इधर कैसा होता केसी, बी बाई वी ऐसा होता। इधर आप प्रेशर अगर सेम रहता तो वॉल्यूम बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ता तो ये वैल्यू क्या होती, बढ़ गई मोमेंटली, यानी बैकवर्ड मतलब इधर, इसमें इधर, मतलब दोनों को कॉम्प्रीहेंड कैसे करोगे कि फेवर्स इन द डायरेक्शन वेयर ग्रेटर गैसेस। और अगर मान लो ए से बी टाइप का रिएक्शन है तो वी का टर्म ही नहीं आता, केसी क्या आता, बी बाई ए। आपने मान लो इनर्ट गैस का सी मोल ऐड भी किया, वो किसी से रिएक्ट तो कर नहीं रहा है, तो मोमेंटली क्यूसी भी क्या रहा, सेम ही रहा, तो रिएक्शन नीड नॉट टू गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है समझे, मतलब कभी भूल भी जाओ तो इस तरह से चेक कर सकते। अब ऐसे याद रहे तो बुरा नहीं है, क्योंकि टाइम सेव होता है उस चीज़ से। बट फिर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा हो और मान लो कि ज़्यादा भूल भी गए, तो अगर 1 मिनट कोई चीज़ रिमेंबर करने के लिए आती हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन का बहुत मायना होता है। तो इसीलिए जितना याद रख सके अच्छा होता है, पर फिर भी जो चीज़ें ऐसा होगी 1-1.5 मिनट में हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, वो निकालना आना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में यू नेवर नो कि कोई सब बहुत सी चीज़ें होती है, तो उसमें अभी जाते आते बहुत कुछ भूलोगे, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है तो भूलोगे भी बहुत कुछ। तो इसमें फिर अगर आपको मालूम है कि ठीक है 1 मिनट लगेगा लेकिन आता है मुझे निकालना, तो वो एक बहुत सूदिंग फैक्टर होता है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया। For the reaction PCl5 gaseous, PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous,
द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें फॉरवर्ड रिएक्शन फ्लो करना है, यानी ग्रेटर गैसेस मोल वाली, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, यानी अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं देख रहे हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होगा, नो अफेक्ट। इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करने पे नीदर इट अफेक्ट एपीकेसी नॉर कंसंट्रेशंस। तो पहला तो आंसर नहीं है। फिर सेकंड, कांस्टेंट प्रेशर पे फेवर्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल डायरेक्शन, जो कि इस केस में फॉरवर्ड है, वहाँ 2 यहाँ 1, तो ये बात सही है, बी इज करेक्ट। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर डिक्रीज होता है मोमेंटली। रिएक्शन फेवर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ गैस मोल्स, वही मेंटेन करने के लिए प्रेशर, तो क्या होगा, सही है, सी भी सही है। इंट्रोड्यूसिंग PCl5, भाई इसके के एक्सप्रेशन में क्या होगा, PCl3 Cl2, तो PCl5 को अगर इंट्रोड्यूस किया तो मोमेंटली वैल्यू क्या होगी, Q लेस देन K हो गया, हेंस फॉरवर्ड। ये वाली बात भी, आंसर इज BCD। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ Y फ्रॉम X, एक Y का फॉर्मेशन मतलब ये एक्चुअली ऐसा सोचो कि X से Y बन रहा है, ये स्टेजेस है, दीज आर द स्टेजेस ऑफ अ रिएक्शन। मान लो कोई एक मल्टी स्टेप टाइप की चीज़ है कि कुछ समय पे X से Y जब फॉर्म हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टेज A से B में क्या बता रहा है, ये स्टेज, ये रिएक्शन A से B नहीं एक्चुअली दिखा रहा है, ये स्टेज A से B बोलना चाहिए। तो A से B स्टेज में टेम्परेचर बढ़ने के साथ Y का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, यानी रिएक्शन इज A से B स्टेज इज एंडोथर्मिक, है ना, क्योंकि बढ़ रहा है। तो A से B स्टेज क्या होगी, एंडोथर्मिक, डेल्टा H ग्रेटर देन 0। फिर B से C में क्या हुआ, ये फिर B से C स्टेज है, एक्चुअली वहाँ B से C रिएक्शन ना बोल के स्टेज वुड हैव बीन राइट टर्म, कोई B से C स्टेज है, वहाँ हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन Y का अमाउंट कम हो रहा है, Y इज डिक्रीजिंग, यानी इट इज गोइंग बैकवर्ड इन दिस स्टेज। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। A से B स्टेज में क्या हो रहा है, Y इंक्रीज हो रहा है, हेंस एंडोथर्मिक। यहाँ पे Y डिक्रीज हो रहा है, हेंस एक्सोथर्मिक, डेल्टा H। फिर C से D में क्या हुआ, ये सेम चीज, C से D में क्या हुआ, फिर से टेम्परेचर बढ़ने के साथ Y का अमाउंट बढ़ रहा है, तो ये फिर से वही एंडोथर्मिक, डेल्टा H पॉजिटिव। और D से E क्या हो रहा है, टेम्परेचर बदल भी रहा है फिर भी अमाउंट ही नहीं बदल रहा, यानी K नहीं बदल रहा,
वो कब होता है? जब डेल्टा एच 0। तो यहाँ पे डेल्टा एच यानी ये रिएक्शन में डेल्टा एच 0 फर्स्ट स्टेज, तो के ही नहीं बदला, तो अमाउंट भी नहीं बदला है ना, तो ये डेल्टा एच 0 स्टेज। इसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 इस स्टेज में, इसमें डेल्टा एच, ठीक है। स्टेज A to B is endothermic, स्टेज A to B as well स्टेज C to D एक्सोथर्मिक, स्टेज B to C एक्सोथर्मिक। और ये तो हमने हुई, आंसर क्या हो गया? A हो गया, C नहीं हुआ, B से C तो हम सही हुआ, B से C और D, A C D है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या होगा? ये हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया भी था। किस बात पे डिपेंड करेगा? यूनिट 0.5 एटमॉस्फेयर। तो इसमें एटमॉस्फेयर यूनिट किसकी हो सकती है? 2HI गिव्स H2 + I2 विल बी अ यूनिटलेस। तो 2 मोल उधर भी है, 2 मोल इधर भी है, डेल्टा एन गैसेस 0। यू आर लुकिंग फॉर डेल्टा एन गैसेस 1। आप यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर पावर 1। तो यू आर लुकिंग फॉर अ केस वेयर डेल्टा एन गैसेस 1 है ना। तो सेकंड केस में है बी में PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2, तो डेल्टा एन गैसेस 1 है, ये सही है। सी में डेल्टा एन गैसेस -2 है, तो वो हो जाएगा एटमॉस्फेयर -2 हो जाएगा उसका। और डी फिर से डेल्टा एन गैसेस 1 है ना। तो यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ गैस फेज है, ऑल आर गैस फेज ही है। अब ऐसे भी सब गैसेस ही, इसका SO2Cl2 नाम होगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड एक होता है SOCl, उसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। और SO2Cl2 सल्फ्यूरिल सल्फ्यूरिल। तो ये हो गया, ठीक है। आंसर बी एंड डी। 8th क्या कह रहा है भाई? ये फॉर द रिएक्शन CO गैसियस
गिवन टेम्परेचर द एप्पल अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज, मतलब हमें इसका अमाउंट बढ़ाना है, ठीक है, फॉर मनी हैंस वी वांट टू फेवर, नीड टू फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। suitable catalyst, no, catalyst only increases the rate of reaction of both sides, equilibrium reaches earlier but the concentrations are not affected and Kc is not affected। तो पहला आंसर तो सही नहीं है। एडिंग एन इनर्ट गैस बोला नहीं है, पर यहाँ शायद बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों? कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो नो इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर होता तो भी नो इफेक्ट, तो डेल्टा इन गैसेस जीरो, किसी भी तरफ ग्रेटर नंबर ऑफ गैस मोल नहीं है। तो आप भाई यही दो कंडीशन होती हैं कि आइदर प्रेशर कांस्टेंट या वॉल्यूम कांस्टेंट एनर्जी से ले। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि शायद दोनों ही केसेस में एक ही बात है, तो ये आपको चेक करना होगा। तो यानी ये वाला भी आंसर नहीं है। वॉल्यूम डिक्रीज करने पे प्रेशर इंक्रीज होता है, रिएक्शन लेसर गैसेस मोल की तरफ जाती है। यहाँ लेसर कहीं भी नहीं है, यहाँ भी दो वहाँ भी दो, है ना, बैकवर्ड भी दो फॉरवर्ड भी दो, तो ये भी आंसर नहीं है। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सी, तो इसका Kc का एक्सप्रेशन होगा CO2 हाइड्रोजन CO वाटर। तो अगर मैं CO को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू Q की लेस देन Kc हो जाएगी, हैंस फॉरवर्ड, यानी ये बढ़ जाएगा, ठीक है। पर इसमें एक बार देखना कि आप CO को, जैसे CO का मान लो ये पहले A B C और D है, ये आपने बढ़ाया कुछ A' करके, तो ये रिएक्शन आगे जाएगी, है ना। पर ये वाली वैल्यू जो होगी ये A प्लस A' से कम होगी, पर A से ज़्यादा होगी, क्योंकि वापस आ गया, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी पहले से, ये वैल्यू पहले से कम हुई, तो ऊपर चीज़ बढ़ा, नीचे एक चीज़ कम हो गई। आपको चाहिए सेम वैल्यू Kc की, तो क्या होगा, ये तो पहले से ज़्यादा होना ही पड़ेगा, वरना संभव ही नहीं। ऊपर बढ़ जाए नीचे भी दोनों घट जाए, फिर वैल्यू तो और बढ़ जाएगी, तो नहीं, एक वैल्यू को डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा पहले वाले से, तभी तो मेंटेन कर पाएगा। तो ये अमाउंट A से बड़ा होगा, फाइनली जो A था उससे बड़ा होगा, हाँ, पर आपने जो ऐड करके कर दिया था मोमेंटली उससे कम हो जाएगा, बट फाइनली इट विल बी ग्रेटर देन, मतलब x की वैल्यू इस A' से कम होगी, मतलब A' माइनस एक्स विल बी सम पॉजिटिव क्वांटिटी, समझे। फिर करो क्वेश्चन पेज नंबर 27, पेज 27 9 10 IC4 का और IC5 का, तो एक ही है। और फिर पेज 26 पे फिर जाके रन करो, ये
पेज 27 पे क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, ये भी मोर करेक्ट है। द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 with carbon monoxide occurs in a blast furnace when iron ore is reduced to iron metal। रिएक्शन दिया हुई है Fe2O3 सॉलिड, 3CO गैसियस, 2Fe लिक्विड। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो जो आयरन है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन बहुत अलग अलग, आप मेटलर्जी तो ऐसे सिलेबस से निकाल दिया गया है स्कूल के सिलेबस से, जेई मेन में भी नहीं है लेकिन एडवांस में है। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो होता है ये आयरन के मेटलर्जी की होती है, तो उसमें जोन्स होती है, 3 जोन होती है, तो उसमें टेम्परेचर नीचे से ऊपर तक कम होता है, नीचे से ज़्यादा होता है, फिर ये इस तरह से, तो मतलब फिर भी काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है उसमें। तो जो आयरन बनता है वो लिक्विड स्टेट में बनता है। तो ये दिया ही है वैसे यहाँ, तो इतना नहीं वाले तो भी चीज़। अब ये बोल रहा है एडिशन ऑफ Fe2O3 डज नॉट कॉज कंसंट्रेशन स्ट्रेस। क्या मतलब कंसंट्रेशन स्ट्रेस कब होगा कब नहीं होगा? अगर किसी चीज़ के अमाउंट को बदलने से, कम करने से, ज़्यादा करने से, Q की वैल्यू K से डिफर करे तो स्ट्रेस है, ना करे तो नहीं। यहाँ Fe2O3 क्या है? सॉलिड है, तो वो तो एक्सप्रेशन में ही नहीं है K के, तो उसका एडिशन विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ Q, इट विल स्टिल रिमेन, मोमेंटली जो है K ही रहेगा। तो ये वाली बात सही है, A सही है। अब B बताओ, समझे ना ये क्यों सही है? क्लियर हो? अब क्योंकि वो सॉलिड है। कंसंट्रेशन स्ट्रेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ CO2, अगर CO2 को रिमूव किया गया, इसका Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? इट्स Kc एक्सप्रेशन इज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 का क्यूब बाई कंसंट्रेशन ऑफ, अगर रिमूवल ऑफ CO2 को रिमूव किया तो मोमेंटली वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड मतलब एक पेज पे फॉरवर्ड का क्या मतलब है? लेफ्ट टू राइट, पर ये क्या बोल रहे हैं? राइट टू लेफ्ट, इसलिए गलत है, तो बी भी रॉन्ग है। अगर लेफ्ट टू राइट बोलते तो सही होता। कंसंट्रेशन टू रिमूव ऑफ CO को रिमूव किया तो क्या होगा? वैल्यू बढ़ जाएगी, रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। क्यूब बढ़ गया मतलब बैकवर्ड, कम हुआ मतलब फॉरवर्ड। क्यूब बढ़ गया तो बैकवर्ड गया, क्यूब बढ़ गया तो कम होना है ना, कम होगा तो कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को कम होना पड़ेगा, रिएक्टर को बढ़ना पड़ेगा, तो एक ही बैकवर्ड जाए, बैकवर्ड विल बी फेवर्ड मोर, तो बैकवर्ड जाएगा मतलब राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ लिखा है लेफ्ट टू राइट, तो सी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग हो गया है ना। कंसंट्रेशन स्ट्रेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ CO को रिमूव किया तो मोमेंटली वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई, पर फिर ये अपने आप को धीरे धीरे कम करेगा बाई गोइंग बैकवर्ड। तो रिवर्स फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज इन QC टिल इट बिकम्स KC, टिल इट अगेन अचीव्स वैल्यू इक्वल टू इक्वल। तो ये बात सही है। तो आंसर यहाँ पे हमें पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो A और है ना, आंसर इज A एंड 10।
ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन दिया हुआ है 4 अमोनिया 5 O2 4 NO gaseous 6 water gaseous प्लस, वैसे तो इन्होंने बोल दिया है कि रिएक्शन भाई, ये रिएक्शन क्या हुआ, NH3 में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन स्टेट है और NO में ये +2 है, तो इट इज दिस फॉरवर्ड रिएक्शन सजेस्टिंग अमोनिया का ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन वैसे बोल ही दिया एक्सोथर्मिक है, पर नहीं भी बोलते, जैसे यहाँ लिखा है प्लस ऑफ सम एनर्जी, 2 नोटेशन होते हैं, एक होता है डेल्टा एच का, एक होता है क्यू का। ये क्यू नोटेशन है कि प्लस एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी प्लस ये एनर्जी मिलकर एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे क्यू बोलते हैं, क्यू वैल्यू। डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू विद माइनस साइन, तो 2 तैयार, तो डेल्टा एच लिखाओ और प्लस एनर्जी लिखाओ, तो यानी जैसे कहीं पे माइनस एनर्जी लिखाओ तो वो डायरेक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, क्योंकि उतनी एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी माइनस करेंगे तब ये बनेगा, मतलब एनर्जी से ये वाला क्या होगा, एनर्जी में इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, तो इतनी वैल्यू जब ऐड करेंगे इसमें तो ये इसके बराबर पहुंचेगा, कहने का मतलब ये है। और डेल्टा एच इतना, तो यानी ये एक्सोथर्मिक ही सजेस्ट कर रहा है, दिस रिएक्शन सजेस्टिंग एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब हमें क्या फेवर करना है, हमें ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया को फेवर करना है, यानी क्या चीज़ फेवर करनी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड इज सजेस्टिंग अमोनिया का ऑक्सीडेशन। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर, नहीं अच्छा इन्होंने ये कुछ ये दिया है रिएक्शन, अब पूछ रहे हैं क्या क्या होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ NO, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन फेवर करेंगी, बैकवर्ड, क्योंकि वो एंडोथर्मिक होगी, तो बैकवर्ड फेवर करने में NO कम हो जाएगा, वाटर भी कम हो जाएगा, तो यानी लेस कंसंट्रेशन ऑफ NO, ये बात सही है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर equilibrium constant remains unchanged, no, it can be only one case when delta H 0, ये तो नहीं, तो delta H equal to -905.6 है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पे एक्शन कहाँ फेवर करेगी, वहाँ 10 मोल है, इधर 9 है, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फेवर्स लेसर गैसेस मोल, यानी बैकवर्ड, हियर बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब मोर अमोनिया, सही है, ये वाली बात भी सही है। हीलियम का एडिशन, हीलियम मतलब इनर्ट गैस, एट कांस्टेंट प्रेशर फेवर्स डायरेक्शन वेयर ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल, विच इन दिस केस इज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इज आल्सो सजेस्टिंग ऑक्सीडेशन, मतलब यू कैन से इनर्ट गैस को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो जो अमोनिया का ऑक्सीडेशन है इट विल बी प्रोमोटेड, है ना। तो आंसर क्या क्या हो गया, A, C एंड D, AC। अब ये करो 5,
ये देखो कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 2 में दिया हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, और जो भी हमें कॉलम 1 में रिएक्शन के एंट्रीज दी हैं, हमें ये बताना है कि कॉलम 2 के कौन से एंट्रीज फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करें। तो रिएक्शन दिया है NO गैसियस प्लस ओजोन, NO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस प्लस 200 किलो जूल। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई, एंडोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई। डेल्टा H इक्वल टू माइनस, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक। तो ये अब ये तो हो गया। अब ये यहाँ पे देखेंगे, हाँ डेल्टा H हम जो निकाल रहे हैं वो आपका मतलब बेसिकली हम छोटे मोटे टेम्परेचर चेंज होने से भी डेल्टा H नहीं बदलता है, जब तक हमें डेल्टा CPO हमें पढ़ा है ना, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं ना, डेल्टा H का वेरिएशन विद टेम्परेचर किरचॉफ्स। तो उसमें जब तक डेल्टा CPO ऑफ द रिएक्शन सिग्निफिकेंट ना हो तब तक उन रिएक्शंस के डेल्टा H, जैसे ये जो एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है log K2/K1, उसमें तो टेम्परेचर बदलने के समय डेल्टा H को क्या माना है, कांस्टेंट ही माना है। तो हम अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर में डेल्टा H वेरिएशन को विद टेम्परेचर कंसीडर नहीं कर रहे। प्रेशर के समय नहीं बदले, प्रेशर अब है हमें फॉरवर्ड फेवर करना है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या सही बात होगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स बैकवर्ड, ये एंडोथर्मिक बैकवर्ड होगा। तो पहला वाला तो सही नहीं है, इस वाले केस के लिए P इज नॉट करेक्ट। डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक विच इज ट्रू, तो Q इसके लिए सही है पहले एंट्री के लिए। डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स ग्रेटर गैसेस मोल, डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स, इस केस में कोई ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो R भी फॉरवर्ड फेवर नहीं करेगी। डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स फॉर द डायरेक्शन वेयर ग्रेटर गैसेस मोल्स आर देयर, जो कि इस केस में किसी भी तरफ नहीं है। इनर्ट गैस का एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर फेवर्स ग्रेटर गैस मोल, जो कि इस केस में नहीं है, तो एस बी ओनली आंसर इज Q। इसका आंसर ओनली एंट्री Q। बी, ये तो फिर से वही रिएक्शन आ गई, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। इसमें बताओ फॉरवर्ड फेवर करने के लिए ये एक्सोथर्मिक, अगेन दिस इज डेल्टा H लेस देन 0 एक्सोथर्मिक, डेल्टा H इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, क्योंकि +2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने में तो बैकवर्ड फेवर होगा, जो कि हमें फॉरवर्ड फेवर करना है, तो P इज नॉट अवर। डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा, फेवर्स फॉरवर्ड, ये हमारा है। डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल, जो कि इस केस में है, ये 10 ये 9, तो ये भी सही है R। और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फेवर्स
ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल, जो कि सही है, एस बी। तो बी का आंसर हो जाएगा क्यू आर एस। सी, डिसोसिएशन ऑफ N2O4, N2O4 कलरलेस होता है, NO2 ब्राउन गैस होती है। यहाँ पे प्लस 57.2 है, इसका मतलब ये रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है इस डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक विच इज फॉरवर्ड हियर, यानी हमारा आंसर पी सही है। डिक्रीज इन टेम्परेचर डेफिनेटली फिर नहीं होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स ग्रेटर गैसियस मोल, क्या यहाँ पे है? यहाँ एक है, यहाँ दो है, सही। इनर्ट गैस का एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर गैसियस मोल फेवर करेगा, तो ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा पी आर एस। And then D, N2 plus O2 2NO ऑल गैसेज हैं, और यहाँ पे 180.5 किलो जूल दिया हुआ है, मतलब इधर एनर्जी है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये डायरेक्शन एंडोथर्मिक है। तो फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक फॉरवर्ड, जो कि हम चाहते हैं, तो पी तो सही हो गया, तो डेफिनेटली क्यू तो सही नहीं है। डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स ग्रेटर गैस मोल, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये वाला भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं होगा, तो इसमें आंसर केवल, इसमें आंसर केवल, ठीक है समझे? क्लियर? फिर ये करो, अच्छा अब देखो एक ये भाई, एक तो हमें ये रिलेशन वाला टेम्परेचर उसका log K2/K1 डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन बाई 2.303 R T2 माइनस T1। यहाँ पे टेम्परेचर्स को केल्विन में होना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं आपके पास। डेल्टा H अगर जूल में है तो R की वैल्यू 8 पॉइंट, अगर किलो जूल में है कैलोरी में है तो नियरली 2, और किलो कैलोरी में है डेल्टा H तो 2 इंटू ये चीज ध्यान रखना। जूल में है अगर डेल्टा है जूल पर मोल, तो ये वैल्यू इतनी ली जाएगी, किलो जूल पर मोल, पर मोल तो ये इतना होगा। कैलोरी पर मोल है तो इतना होगा आर की वैल्यू, और किलो कैलोरी पर मोल में डेल्टा एच अगर है तो 2 इंटू 10⁻³ K2 हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, K1 हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर T1।
एक्चुअली ये आता यहाँ से है कि जो k का वेरिएशन विद टेम्परेचर है वो ऐसा होता है लॉग, या पहले ऐसे तो ln बेस की मैं k कुछ ln k0 माइनस डेल्टा h बाई विद टेम्परेचर, इनका ये रिलेशन होता है ln k इक्वल टू ln k0, एक्चुअली ये यहाँ से आता है k इक्वल टू, स्टार्ट यहाँ से होता है चीज कि कुछ कांस्टेंट e पे पावर माइनस डेल्टा h बाई आर टी। तो अगर मैं नेचुरल लॉग लूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा ln ए बी क्या होता है ln ए प्लस ln बी, ये इधर आ जाएगा और ln ई की वैल्यू 1 क्योंकि लॉग बेस ई है, तो ये ln के नॉट माइनस आर टी हो गया। बेस 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग के बेस 10, 2.303 लॉग के नॉट बेस 10, तो और 2 उसे फिर बाद में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना भाई। आपका ln x इक्वल टू होता है 2 तो ये 2.3 होगा, ये 2 का डिवाइड करने पे क्या होगा, वहाँ चले जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर ln के वर्सेस ये कांस्टेंट वैल्यू बदल नहीं रही, तो ये अगर कोई पूछे ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा होगा, तो 1/t हो गया x, 1/t x हो गया, ये कांस्टेंट है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच बाई आर क्या है, कांस्टेंट है, और ये y हो गया, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, y c, और वो हो गया ये वाली वैल्यू हो गई m, और 1/t हो गया x। तो ये लेकिन ये दोनों ही हो सकता है, कैसे, ऐसा या ऐसा, क्यों, अगर ये एंडोथर्मिक है तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव, बोला ये हुआ कब, जब एंडोथर्मिक है, और ये कब हुआ जब एक्सोथर्मिक है। तो ln के वर्सेस 1/t, ये जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या हो गई ln k0, तो आप इस इंटरसेप्ट से k0 निकाल सकते हो। स्लोप अगर मालूम है मुझे, तो स्लोप जैसे कि ये थीटा दिया हुआ है, स्ट्रेट को होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन क्यों होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, तो क्या ऐसा लाइन तो तब होगा जब स्लोप 0, तो स्लोप 0 का है, ये वाली वैल्यू स्लोप है, स्लोप कितना है इस इक्वेशन में, तो डेल्टा एच तो 0 नहीं है, वो तो बहुत रेयर केस हो गया। हाँ, डेल्टा एच अगर 0 हो तब बात सेम तो ln के बदलेगा ही नहीं टेम्परेचर से, के नहीं बदलेगा है, तब आपका वाला क्या हुआ, टेम्परेचर बदल भी है तब भी आपका ln के नहीं बदल रहा, मतलब के कांस्टेंट है, तो वो तो क्या कब होगा, जब डेल्टा एच, पर ये तो हमेशा नहीं होगा ना, जनरल बात नहीं है। तो ये हो गया 2, एक ये कब हो जाएगा, ये तब हो जाएगा जब डेल्टा एच 0, तो स्लोप 0 भी हो जाएगा, तब ऐसा हो जाएगा, पर ये इन जनरल बात नहीं। अच्छा, इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नेचर ऐसा ही रहेगा, log 10 के, लेकिन तब जैसे ये है, तो ये हो गया किसके लिए, अगेन एक्सोथर्मिक के लिए,
ऐसा कर्व है तो एंडोथर्मिक के लिए स्लोप की वैल्यू अगर ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं माइनस, पर यहाँ स्लोप कितना है, यहाँ स्लोप डेल्टा एच बाई आर नहीं है, माइनस बाई 2.303 आर है ना, ये भी आ जाएगा। क्यों, अरे ये हुआ 1/tx तो ये m हो गया, तो m में क्या आ गया 2.3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, उधर जब ln के था तो केवल माइनस डेल्टा एच बाई आर। कभी कभार अगर आपको एंगल और दिया हुआ हो तो विद द हेल्प, आर तो मालूम ही होता है, तो विद एंगल और की हेल्प से आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी निकाल सकते हैं स्लोप का रिलेशन यूज करके। ठीक है, के वर्सेस टी कैसा होगा, के वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक तो माइनस डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कि डेल्टा एच पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेगेटिव पावर कम होगा, यानी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका नेचर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। बात भी सही है, एंडोथर्मिक हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड फेयर करती है, फॉरवर्ड फेयर करने का मतलब के का वैल्यू, तो ये हो गया के वर्सेस टी एंडोथर्मिक के, ये एक्सपोनेंट पावर, तो पावर हुआ ना, हा? वो यूज कर सकता है, लेकिन हमें ये वाला चीज, हमें जब हम के वर्सेस टी देख रहे हैं तो हम अननेसेसरी एल के क्यों लें, तो के वर्सेस, तब तो हमें के को फ्री करना है ना, के मेरा वाई हो गया, टी एक्स हो गया, उसको देखना है। और एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जब टी बहुत छोटा है, अच्छा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पॉजिटिव पावर कम होगी एक्सपोनेंट पे, तो वैल्यू कम, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। जब टेम्परेचर बहुत पहुंच जाएगा, बहुत हाई, तो ये 10 to 0 हो जाएगी, हीट पर 0 की वैल्यू 1, के की वैल्यू के नॉट, कुछ ऐसा। ये ग्राफ हो गया के वर्सेस टी फॉर एक्सोथर्मिक, ये हो गया के वर्सेस टी फॉर एंडोथर्मिक, ये हो गया एल के वर्सेस 1/t, लॉग के वर्सेस 1/t, इसी में दोनों ड्रॉ कर दिए मैंने, एक्सोथर्मिक और ये हमने यहां से लिया इधर से, तो एल के मेरा y है, एल के नॉट मेरा c है, कांस्टेंट है, और 1/t मेरा x है, और माइनस डेल्टा एच बाई आर मेरा m है स्लोप, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, स्ट्रेट लाइन। m पॉजिटिव मतलब इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, नेगेटिव मतलब कुछ ऐसी होगी, तो m पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा एच नेगेटिव हो, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो एक्सोथर्मिक के लिए ऐसा, एंडोथर्मिक के लिए ऐसा, एक्सोथर्मिक का स्लोप पॉजिटिव, एंडोथर्मिक का स्लोप नेगेटिव। और यहाँ पे बस इतना फर्क है कि सब कुछ वही है, बस स्लोप की वैल्यू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आ गई, तो वो 2.303 आ गई नीचे। ठीक है, अब करो ये कुछ तो बता ही दिया, अब तो मतलब बस एक बार कौन सा, ये हाँ के के लिए जीरो नहीं होगी, तो ये नहीं, देखो सबसे पहले क्या होगा, के वर्सेस टी,
तो अगर टी की वैल्यू बहुत छोटी है, टी कभी नेगेटिव नहीं होगा तो केल्विन स्केल में, तो टी अगर बहुत छोटा है तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, 10 to 0। तो आपका डेल्टा एच अगर एक मिनट, हाँ तो वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, तो इक्वल 0 1, तो ये आपका के नॉट से स्टार्ट होगा ऐसे सोच। पर क्योंकि टी 0 इज नॉट इंक्लूडेड, आप अगर कभी लिमिटों के ग्राफ पढ़ोगे या जब आप मैथ्स में पढ़ते हो कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होता तो क्या करते हो, वहाँ कैसा लगाते हो ना ओपन सर्किल, तो ये इंक्लूड नहीं है पॉइंट, क्योंकि टी 0 नहीं हो सकता तो एक पॉइंट भी नहीं हो सकता, तो टेंड होगा बट नॉट एग्जैक्ट, ये चीज़ ठीक है ना। करो ये फर्स्ट, यहाँ पे आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ बोला नहीं है, यानी दोनों चॉइसेस के लिए आप ओपन। हाँ, डेल्टा 0 इज अ वेरी पिक्यूलर केस, जब तक आपको ना बोला जाए यू डोंट कंसीडर बाय योरसेल्फ। वैसे तो किसी एक केस में ये टी भी टी किसके नो एंड डेल्टा इज 0, बट दैट इज नॉट अ जनरल केस। जब तक आपको कुछ ऐसी बात ना बोली जाए आपको ये लेना था, यू डोंट कंसीडर डेल्टा एच। पर डेल्टा एच अगर लेस देन 0 होगा तो कौन सा हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन 0 होने पे स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर, यहाँ लॉग बेस 10 है, ठीक है। तो आपका डेल्टा एच नेगेटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव ए में भी है बी में भी है ना, ए का भी स्लोप पॉजिटिव है बी का भी स्लोप पॉजिटिव है। क्योंकि स्लोप कैसे देखोगे भाई, ए वाला कर्व आपको ऐसा दिया हुआ है, यानी यहाँ से देखो ये तो थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव है 10 थीटा, इसमें भी पॉजिटिव है, लेकिन ये बता रहा है कि इसका इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ये वाली वैल्यू 0 है, सी जो होती है, यानी K01 एक स्पेसिफिक केस हो गया। हो सकता है कभी, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन जनरल बात नहीं है। ज़्यादा जनरल बात ये है कुछ इंटरसेप्ट पॉसिबल है जब K0 की वैल्यू, तो ln1 क्या हो जाएगा, तो आंसर ए, जनरल आंसर ए। फिर सी में क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया, थीटा 90 से बड़ा हो गया, ये कब होगा जब एंडोथर्मिक हो, तो आंसर ए एंड सी। हो सकता है बी और डी भी, एक कुछ केस ऐसा भी हो सकता है, बी कब होगा, बी तब होगा जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और K0 की वैल्यू 1 स्पेसिफिक केस, और डी तब होगा जब K0 नॉन यूनिटी हो, कुछ इंटरेस्ट वैल्यू है लेकिन डेल्टा एच 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप थ्रू आउट 0 पहला। पर ये जनरल केस नहीं है, हम आंसर यहाँ पे ए एंड सी देंगे। पेज 25 क्वेश्चन 17, ये अगला। देखो इस प्रॉब्लम को एक बार पढ़ो, मैं बताता हूँ। अगला वाला पेज 25।
पेज 25 पे ये दो 70